अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बेटा? लास्ट मीटिंग में हमने रिवैल्यूएशंस पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी। मेरे ख्याल से लास्ट 2 मीटिंग्स में हमने रिवैल्यूएशन पे बात की है। आज भी रिवैल्यूएशन पे ही बात करेंगे। रिवैल्यूएशन में बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो हमने दोनों मॉडल्स पे बात की थी, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। एक मॉडल आप पिक कर लेते थे जब भी आपको एसेट बाय करते थे। फिर चेरी पिकिंग वाला स्टोरी आपको सुनाई थी। फिर थर्ड नंबर पे मैंने कहा था अगर आज के बाद आप किसी एक एसेट को रिवैल्यू करोगे तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी। कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट, यानी सारी प्रॉपर्टीज एक क्लास ऑफ एसेट है, सारी गाड़ियां एक क्लास ऑफ एसेट है। याद है? तो अगर एक प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करोगे, डिफेंस वाली प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करोगे, तो बाकी प्रॉपर्टी को भी एक साथ रिवैल्यू करना पड़ेगा। राइट? ओके, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर मैंने आपको डबल एंट्री सिखाई थी, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग सिखाई थी। सबसे पहले हमने लैंड के ऊपर बात की थी, नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट लैंड। याद है कि अगर आप एसेट बाय करके डायरेक्ट अपवर्ड होता तो क्या होता था, डायरेक्ट डाउनवर्ड होता तो क्या होता? ये सारे केसेस डिस्कस किए थे जमीन के। फिर मैंने डेप्रिशिएटिंग एसेट यानी बिल्डिंग या मशीन, अगर मशीन यानी डेप्रिशिएटिंग एसेट अगर रिवैल्यू होता है तो क्या होगा? डेप्रिशिएटिंग एसेट अगर रिवैल्यू होता है तो क्या मामलात होंगे, ये सब भी हमारी डिस्कशन हुई थी। ये सब भी प्यारे बच्चों हमारी डिस्कशन हुई थी। ओके, देन फिर डेप्रिशिएटिंग एसेट रिवैल्यू होता था तो उसकी एंट्री बनाने के 3 कदम पढ़ाए थे। जब भी कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट बेटा रिवैल्यू होता था तो उसके एंट्री बनाने के 3 कदम होते थे। 3 कदम होते थे। पहला, आप चेक करते थे रिवैल्यूएशन, आप चेक करते थे कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन या डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड हुई है तो रिजर्व में जाता था, इक्विटी में जाता था, डाउनवर्ड पीएनएल में जाता था। याद है? फिर आप जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक की उस एसेट की होती थी उसको रीसेट टू निल कर देते थे, और बाकी बैलेंसिंग फिगर आप एसेट के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देते थे। बाकी बैलेंसिंग फिगर बच्चों आप लोग एसेट के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देते थे। सही है? फिर एक चीज बताई थी कि जब भी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बना के आप उठोगे ना, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बना के जैसे ही उठोगे तो एसेट की जो मार्केट वैल्यू होगी, वो एसेट के अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। एसेट की मार्केट वैल्यू एसेट के अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ये एक तरीकाकार आपको सिखाया गया था। सही है? राइट? देन फिर उसके बाद ये लास्ट क्लास की बात है, मैं बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि एक बार एक एसेट रिवैल्यू हो जाए, रिवैल्यू का मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, नहीं, अब वो मार्केट वैल्यू पर आ जाए, तो आज के बाद वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। आज के बाद वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। यानी फ्यूचर में उसकी डेप्रिसिएशन कैसे होगी? मार्केट वैल्यू लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। सही, अपडेटेड अमाउंट के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। फिर एक चीज और बताई थी कि एक एसेट अपवर्ड रिवैल्यू है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। सोचना जरा, एक एसेट अपवर्ड रिवैल्यू है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। जब उस एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई होगी। जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई होगी, राइट? ओके, याद है? तो ऐसी सूरत हाल में आने वाले कल में कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी क्रिएट होगी। याद है वर्ड एक्स्ट्रा? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, मजीद इजाफी डेप्रिसिएशन। तो आने वाले कल में जब इजाफी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक होगा तो आने वाले कल का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, और जब आने वाले कल का प्रॉफिट डाउन होगा तो आने वाले कल की रिटेन अर्निंग भी डाउन होगी। तो मैंने कहा था इस तरह तो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, लोग बोलेंगे हम क्यों रिवैल्यू करें, हम पागल हैं, हमारी रिटेन अर्निंग कम हो रही है रिवैल्यूएशन की वजह से। तो फिर याद करो, स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक एंट्री बनाने की इजाजत दी थी, ट्रांसफर की एंट्री। क्या आप अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफर कर दो रिटेन अर्निंग में हर साल जितने अमाउंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। याद है? तो एक ट्रांसफर की एंट्री बनती थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ये एक ट्रांसफर की एंट्री बनती थी, हाँ, राइट? याद आया? तो इस तरह करके हमने सारी डिस्कशन की थी। अब लास्ट क्लास में जो सवालात आप लोग कर रहे थे ना, उसमें मैंने जानबूझ के सिर्फ बिल्डिंग के सवालात दिए थे, सारे बिल्डिंग के सवालात मैंने कराए थे। और मैंने एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैंने कहा था आज के बाद जब भी कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट रीवैल्यू हो रहा हो, तो ये निगाहें, ये आंखें सबसे पहले क्या ढूंढेंगी? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये निगाहें सबसे पहले ढूंढेंगी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसके 3 केसेस मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 केसेस आपकी खिदमत में पेश किए थे। पहला केस क्या था
अगर एसेट ईयर के स्टार्टिंग में रिवैल्यू हो रहा है तो क्या स्टोरी होगी, अगर एसेट ईयर के स्टार्टिंग में रिवैल्यू हो रहा है तो स्टोरी क्या होगी, ठीक है, अगर ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा है तो क्या स्टोरी होगी, और अगर ईयर के एंड पे हो रहा है तो क्या होगी। याद है तीनों केसेस कराए थे, ईयर के स्टार्टिंग की रिवैल्यूएशन के, ईयर के एंड की रिवैल्यूएशन के, और ईयर के मिड की रिवैल्यूएशन की, याद है। ओके चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये ऐसा सवाल होगा जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग दोनों आ रहा होगा, यानी एक ही, कल लास्ट क्लास में सिर्फ बिल्डिंग था, अब लैंड एंड बिल्डिंग दोनों आएगा। तो बस इतनी सी बात जहन में रखना कि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा, बिल्डिंग होगी, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा, बिल्डिंग होगी, प्लीज। यहाँ देखें, कंपनी बॉट, बेटा इधर देखें, कंपनी बॉट लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1 जून 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008, सही है। अब ये डेट याद रखना, जमीन कितने की बाय की थी, 50,000 की, और बिल्डिंग बाय की है 1.5 लाख की, 150,000 की। मैं और आप हम सब जानते हैं कि जमीन डेप्रिशिएट नहीं होगी, बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, 15 साल। ऑन 1 जनवरी 2009, एक साल बाद कंपनी रिवैल्यूड बिल्डिंग टू 210,000, जबकि उसी दिन मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड कितनी है, ये प्लस का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन है। आपको पता है कीबोर्ड में प्लस और इक्वल टू का साइन एक ही होता है, शिफ्ट दबा के टाइपिस्ट से गलती हो गई है। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, जमीन की मार्केट वैल्यू कितनी है उस दिन, 60,000, सही है। मैं रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ। नाउ अब देखें, तो देखें, मैं आपके सामने टाइमलाइन भी बनाता हूँ और आराम आराम से चलते हैं, बिल्कुल सुकून से। पहले हम बिल्डिंग को निपटाते हैं, जमीन को बाद में निपटा देंगे, पहले बिल्डिंग को, तरीके से देखें। यहाँ देखें, हेलो हेलो, एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट। चलो बेटा, इधर देखें, सामने देखें, सामने देखें प्लीज। अब आपने देखें बिल्डिंग बाय की थी यहाँ ईयर के स्टार्टिंग में बिल्डिंग 150 की बाय की थी, प्लीज अलर्ट। और इस बिल्डिंग की लाइफ थी कितनी बेटा, 15 साल। सिर्फ यूं देखें, बिल्डिंग 150 की बाय की थी, इसकी लाइफ थी 15 साल, सही है। 150,000 डिवाइड बाय 15 कर दो, 150,000 डिवाइड बाय 15 कर दो, एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10,000, सही है। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। तो बताओ 150 में से, अच्छा ये डेट में डाल देता हूँ, डेट नहीं डाली थी, ये है 1 जनवरी 2008, ये है 1 जनवरी 2009, बेटा तो देखें, और ये है 31 दिसंबर 2009, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब बताओ 150 में से 10,000 निकाल दो, 150,000 में से 10,000 निकाल दो, यहाँ बिल्डिंग की एनबीवी आ जाएगी 1,40,000, देख लो बेटा, बिल्डिंग की एनबीवी आ जाएगी 1,40,000, सही है। अच्छा मैंने कितनी बार बोला है, ये आंखें हमेशा सबसे पहले डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ढूंढेंगी, ये आंखें सबसे पहले डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ढूंढेंगी, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ढूंढेंगी, याद है। बताओ, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन इस बार 1 जनवरी 2009 है, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन इस बार 1 जनवरी 2009 है, यानी सेकंड ईयर का पहला दिन मेरे बच्चों, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड का पहला दिन, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड का पहला दिन, सही है। इस दिन, ये दिन, ये देखें सेकंड अकाउंटिंग पीरियड का ये फर्स्ट डे यहाँ। चलो, कितनी हो गई है बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 210, अभी मैं बिल्डिंग को अलग से निपटा रहा हूँ, 210। अब सोचना शुरू करो,
यार जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे थे उस दिन बिल्डिंग की एनबीवी थी 140, जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे थे उस दिन बिल्डिंग की एनबीवी थी 140, और आपने मार्केट वैल्यू कितनी निकाली बोलो बेटा 210। तो बताओ यहां मैं लिख दूंगा रिवैल्यूड बाय 70,000, रिवैल्यूड बाय 70,000। ओके, तो अब एसेट की मार्केट वैल्यू हो गई है 210 और कितने से ऊपर गया, 70,000 से ऊपर गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं यहां इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। हम सबको पता है कि एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो आज के बाद अपडेटेड अमाउंट से डेप्रिशिएट होगा। आज के बाद अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तवज्जो, बताओ जरा एक चीज मुझे बताओ, इधर देखें, यहां देखें, एसेट आपके पास 210 का हो गया है, एसेट आपके पास 210 का हो गया, 2,10,000 का हो गया। ओरिजिनल लाइफ थी 15 साल, तो एक साल गुजर गया है बेटा, 15 साल में से एक साल तो गुजर गया है, तो अब रिमेनिंग लाइफ 14 ईयर्स हो गई होगी। तो अगर मैं आज के बाद की पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालता हूं ना, तो देखो एसेट हो गया है 210 का, एसेट 210 का हो गया डिवाइडेड बाय 14 ईयर्स, डिवाइड बाय 14 ईयर्स। बताओ 210 डिवाइड बाय 14 बताओ कितना होता है, 2,15,000। सही है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यहाँ आ गया है डेप्रिसिएशन 15,000, डेप्रिसिएशन 15,000 आ गया। अब मुझे बताओ बेटा, बिल्डिंग ईयर के स्टार्टिंग में 210 की थी, ईयर के स्टार्टिंग में रिवैल्यू होकर 210 की हो गई थी, और इस एक साल में जो एक और साल गुजरा ना, इसमें 15,000 से और डेप्रिशिएट हो गई। बेटा इसी दिसंबर 2009 वाले साल के बिगिनिंग में बिल्डिंग 210 की हो गई थी, और इस एक साल में 15,000 से और नीचे आ गई। तो बताओ ईयर एंड पर, अगर मुझे ईयर एंड पर यहाँ यहाँ बिल्डिंग की एनबीवी निकालनी होगी, यहाँ बिल्डिंग की एनबीवी निकालनी होगी, तो 210 माइनस 115 कितनी होती है, 195,000। सही है, देख लो बेटा, बिल्डिंग की एनबीवी आ गई 195,000, बिल्डिंग की एनबीवी यहाँ आ गई है 195,000, 195,000, ऐसा ही है। अब पहले मैं 30 सेकंड के लिए चुप हूँ, इसको देख लो, दिमाग में भरो, भरो। अब मुझे एक बात हो, मैं यहाँ एक छोटा सा इश्यू राइट नाउ इमीडिएटली सही करा देता हूँ, वो है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। ये देखो बेटा, जब रिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी तो एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 10,000, जब रिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी तो एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 10, और अब कितना हो गया बेटा 15। जब रिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी तो एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 10, अब हो रहा है 15। तो बताओ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा देख लो, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, इजाफी डेप्रिसिएशन कितना है 5,000, तो उससे रिटेन अर्निंग गिर गई होगी ना। तो वो याद है आपको, एक ट्रांसफर की आप एंट्री बनाते थे, ये रही एक ट्रांसफर की एंट्री आप बनाते थे, मैं वो यहाँ बना रहा हूँ, तो देखें वो होती थी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 5,000 और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितना 5,000। सही है, ऐसा ही है, याद आया पक्का। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास यहाँ 70 का रिजर्व था, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, 70,000, 70,000 का 70,000 का ये रिजर्व था, और इसमें से 5,000 रियलाइज हो गया, 5,000 खत्म हो गया, तो अब यहाँ 65 का रिजर्व बच गया होगा, यहाँ 65 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बच गया होगा, देख लो यहाँ 65,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बच गया होगा। देख लो, अब अब बचा जमीन, अब बची जमीन, जमीन को मैंने अभी तक बिल्कुल अलग चलाया था। बताएं जमीन आपने कितने की खरीदी थी, ओरिजिनल कॉस्ट बताएं, जमीन की ओरिजिनल कॉस्ट बताएं कितनी थी, 50,000 यहाँ खरीदी, देखो जमीन की कॉस्ट थी, लैंड की कॉस्ट कितनी थी बेटा, 15,000, 50,000 थी, 50,000 की जमीन बाय की थी, 50,000 की जमीन बाय की थी, और जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, स्ट्रिक्टली जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, वो 50 की होती है, और बाद में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, स्क्रीन पे देखो 60। बेटा जमीन तुमने 50,000 की बाय की थी और डेप्रिशिएट नहीं होती, डेप्रिशिएट नहीं होती, बाद में 60 की हो गई, बाद में उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ कहीं आके हो गई 60। इधर देखो, तो आप जरा होश में आए, जमीन 50,000 की ली थी और 60,000 की हो गई, जमीन 50 की ली थी और 60 की हो गई, कितने से बड़ी, जमीन 50 की ली थी और 60 की हो गई, कितने से बड़ी, 10,000 से। तो देखो मैं इसकी रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाता हूँ, वैसे एंट्री की जरूरत नहीं होती, जमीन 10,000 से बढ़ेगी, लैंड डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 10,000,
लैंड डेबिट 10,000 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 10,000, लैंड डेबिट 10,000 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 10,000, पक्का। अब मुझे बताओ, जमीन 50 की थी और 10 से बढ़ के 60 की हो गई, तो अब ईयर के एंड पे इसकी मार्केट वैल्यू 60 होगी ना। बच्चे ने कहा रिवैल्यू होने के बाद जमीन डेप्रिशिएट नहीं होगी, मैंने कहा नहीं, वो होती ही नहीं है, जमीन कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, ना रिवैल्यूएशन से पहले ना रिवैल्यूएशन के बाद। तो 50,000 की थी, 10,000 से बढ़ के 60 पे आ गई। तो बताओ ईयर एंड पर, इधर देखो, ईयर एंड पर जमीन 60 की होगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं ईयर एंड की एसओएफपी में टोटल नंबर कितना जाएगा। ईयर एंड की एसओएफपी में टोटल नंबर लैंड एंड बिल्डिंग का कितना जाएगा। 195 की बिल्डिंग है, ईयर एंड पे 195 की बिल्डिंग है और 60 का लैंड है। 195 प्लस 60 कितना होता है बेटा, करो। 195 प्लस 60 होता है 255, 2,55,000। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी एसओएफपी में ये 255 चला जाएगा। एसओएफपी में लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से ये एसेट 255 का चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से एसओएफपी में 255,000 का एसेट चला जाएगा। एक नंबर टू, बताओ बेटा, आपको इस सेकंड ईयर की इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। ये सेकंड ईयर जो नजर आ रहा है इसकी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और इनकम जाते हैं और हमारे पास ये रहा एक्सपेंस। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000 का, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000 का सेकंड ईयर की इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000 का सेकंड ईयर की इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। सही है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज बताओ, आपके पास बिल्डिंग कितने से अपवर्ड रिवैल्यू थी, 70 से। बिल्डिंग 70 से अपवर्ड रिवैल्यू थी, ये देखो, बिल्डिंग 70,000 से बेटा यहाँ अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी और जमीन 10,000 से अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी। बिल्डिंग 70 से अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी, जमीन 10,000 से हुई थी, तो लैंड एंड बिल्डिंग मिला के टोटल 80 से अपवर्ड रिवैल्यू हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग मिला के 70 और 10 टोटल 80 से अपवर्ड रिवैल्यू हुआ था। बताओ बाद में रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से कम हो गया, ये देखो 5,000 से कम हो गया। तो आपके पास ईयर एंड पर, इधर देखो, ईयर एंड पर आपके पास कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व बचेगा, मैं एक्चुअल फिगर लिख रहा हूँ। ईयर एंड पर आपके पास 75,000 का टोटल रिवैल्यूएशन रिजर्व बच जाएगा। ईयर एंड पर आपके पास टोटल 75,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बच जाएगा। सही है, ओके। प्लीज नोट डाउन कर लें, कॉपी कर लें। इस सवाल में लास्ट क्लास वाली सारी कहानी थी, बस एक एंड में लैंड एक्स्ट्रा था जो पैरेलल चल रहा था। इस सवाल में मेरी बात सुने, सामने देखें। इस सवाल में लैंड एंड बिल्डिंग में, बिल्डिंग तो वही पुरानी थी जो लास्ट क्लास में सवाल करते, सिर्फ जमीन मैंने एक्स्ट्रा डाली और जमीन को मैंने डेप्रिशिएट नहीं किया और वो पैरेलल चली। ना वो रिवैल्यूएशन से पहले डेप्रिशिएट होती है, ना रिवैल्यूएशन वाली बात के बाद डेप्रिशिएट होती है। जमीन ना रिवैल्यूएशन से पहले ना रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिशिएट होती है। ओके, तो एज इट इज जमीन पैरेलल चल रही थी। और देखो आपका टोटल रिजर्व कितना था, 10,000 का लैंड का क्रिएट हुआ था, बिल्डिंग का 70 का, 10 और 70 80 का रिजर्व क्रिएट हुआ था। 80 में से ये 5,000, ये देखो ये वाले, ये 5,000 का रिजर्व ट्रांसफर हो गया था। तो 80 माइनस 5, 75,000 आपका ईयर एंड की एसओएफपी में चला जाएगा। 75,000 ईयर एंड की एसओएफपी में चला जाएगा। प्लीज कॉपी, कॉपी कर लें। लिख लो।
कर लिया बेटा? बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कर लिया? अब देखो, ये एक सवाल मैंने खुद करा दिया, पूरा मैंने करा दिया है। अब एक आप लोग कर लो। सिर्फ सिंपल, क्या वैसे लास्ट क्लास जैसे ही सवाल आते हैं, लास्ट क्लास जैसे ही सवाल आते हैं। लास्ट टाइम सिर्फ बिल्डिंग थी, अब लैंड एंड बिल्डिंग है, तो जमीन डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, बिल्डिंग को करेंगे। चलो, लिख लिया बेटा जी? स्टार्ट करें। ये जरा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लैंड है बेटा, ये लैंड है। सुनो, कंपनी बॉट अ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2008, जिसमें से जमीन ली थी 30,000 की, बिल्डिंग 90 की ली थी। बिल्डिंग की लाइफ है 9 साल। और देखो, रिवैल्यूएशन की वही डेट है, सेम सवाल है, इट्स सेम एज इट इज लाइक द लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसी डेट्स है, सब कुछ वही है, ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। चलो करो। यस, ईयर एंड पे दोनों का रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे प्लस कर दिया था मैंने पिछले के सवाल में। एक सवाल पूछे जी बेटा। करें बेटा, स्टार्ट करें, करें स्टार्ट, एक्टिवली एक्टिवली बिल्कुल निपटाओ। एटलीस्ट सजेस्टेड सोल्यूशन दे दो, सजेस्टेड जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो कर लो, जाओ चलो, करो करो करो, जल्दी करके दो, स्पीड अप।
चलो इधर देखें, बिल्डिंग 90,000 की ली थी, उसकी लाइफ थी 9 इयर्स, 90,000 डिवाइड बाय 9, डेप्रिसिएशन आ रहा है 10,000 का। अब 90 में से 10 निकाल दो, यहाँ बिल्डिंग की एनबीवी आ जाएगी, यहाँ बिल्डिंग की एनबीवी आ जाएगी 80। सही है बेटा, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 120। रिवैल्यूड बाय कितना आ जाएगा? 40,000, 40,000 से अपवर्ड रिवैल्यू हो गया। बहुत आसान चले, एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो गई, रिवैल्यू हो गया, तो आज के बाद अपडेटेड अमाउंट इसका 1/20 है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। इधर देखो बेटा, ओरिजिनल लाइफ थी 9 साल, ओरिजिनल लाइफ थी 9 साल और 1 साल गुजर गया है, ओरिजिनल लाइफ थी 9 साल और 1 साल गुजर गया है। तो मेरे बच्चों, आपकी रिमेनिंग लाइफ होगी, आपकी रिमेनिंग लाइफ होगी 8 साल। तो अब इसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो चुकी है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 साल। तो 120,000 डिवाइड बाय 8 कितना होता है? 15,000। तो इधर देखो, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है 15,000। सही है। अब मुझे बताएं बेटा, ईयर के बिगनिंग पे एसेट बिल्डिंग 120 का रिवैल्यू हो गया था, और 120 वाली चीज इस साल गुजरते ही 15,000 से कम हो गई। ईयर के स्टार्टिंग में 120 की हो गई थी और इस साल गुजरते ही वो 15,000 से कम हो गई। तो 120 लेस 15। बताओ बेटा, बिल्डिंग की ईयर के एंड पे एनबीवी क्या होगी? बिल्डिंग की ईयर के एंड पर एनबीवी क्या होगी? बिल्डिंग की ईयर के एंड पर एनबीवी 1,05,000 होगी। बिल्डिंग की ईयर के एंड पर एनबीवी 1,05,000 होगी। हाँ, पक्का? बिल्डिंग की ईयर के एंड पर एनबीवी 1,05,000 होगी, पक्का? अच्छा, अब एक और चीज, पुरानी चीज देखो, इधर देखो, जब हम रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन थी 10,000, 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 10,000, और अब रिवैल्यूएशन के बाद 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 15। तो रिवैल्यूएशन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इजाफी इजाफी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अराइज हुआ 5,000 का। तो याद है, उस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे प्रॉफिट्स और रिटेन अर्निंग गिर गई होगी। तो एक ट्रांसफर की एंट्री हम बनाते थे, ये रही ट्रांसफर की एंट्री बना रहा हूँ, ये देखो, ये रही रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 5,000 से और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 5,000 से। ओके, याद आया ये? पक्का? ऐसा ही है। तो अब आपका बिल्डिंग, सिर्फ अगर बिल्डिंग की बात करूं ना, तो बिल्डिंग का रिजर्व 40 से क्रिएट हुआ, फिर 5 से कम हो गया, तो पीरियड के एंड पे 35,000 का बच गया होगा, 35,000, 35,000 का बच गया होगा पीरियड के एंड पे। देख लो। अब इधर देखें, जमीन कितने की ली थी हमने? 30,000 की जमीन ली थी हमने, 30,000 की जमीन ली थी, और जमीन की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई थी? 50,000। जमीन ली थी हमने 30,000 की, देख लो बेटा, इधर लिख देता हूँ, जमीन की कॉस्ट थी यहाँ, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, 30,000 की कॉस्ट थी, और फिर उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ हो गई थी, जमीन की मार्केट वैल्यू 50,000। मेरे बच्चों, इसका डेप्रिसिएशन से कोई लिंक ही नहीं है, लैंड का डेप्रिसिएशन से कोई लिंक ही नहीं है। तो 30 का लिया था, 50 का हो गया, 30 का लिया था, 50 का हो गया, 20 से बढ़ गया। जमीन बेटा 20,000 से बढ़ गई, चुपचाप ये इसकी एंट्री है। लैंड डेबिट 20,000 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 20,000। सही। लैंड डेबिट 20,000 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 20,000। सही है। सोच के बताएं, जमीन 30 की थी, 50 की हो गई, तो अब जब आपने रिवैल्यू करा तो मार्केट वैल्यू 50 हो गई, मार्केट वैल्यू पे आ गई, 50 पे आ गई, और फिर बाद में भी डेप्रिशिएट नहीं हुई होगी। तो बताओ, ईयर एंड पर जमीन एसओएफपी में 50,000 की जाएगी। तो अब बताओ, एसओएफपी में टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितने का जाएगा? एसओएफपी में टोटल लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा 1,55,000 का। सही है, 1,55,000 का ये एसओएफपी में चला जाएगा, ये एसओएफपी में चला जाएगा। हाँ। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये पीएनएल में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और अब आप मुझे बताएं आखिरी चीज, टोटल रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना जाएगा एसओएफपी में? टोटल रिवैल्यूएशन रिजर्व बेटा, एक 20 का रिजर्व ये था, एक 20,000 का रिजर्व ये था, 40,000 का रिजर्व ये था, 20 का जमीन का था, 40 का बिल्डिंग का था, 20 एंड 40, 60 का रिजर्व क्रिएट हुआ था, उसमें से 5,000 का ये रिजर्व कम हो गया था। तो अब बताओ, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना बचा हुआ होगा? यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा हुआ होगा 55।
कुछ बच्चों ने सही कर लिया था, उनके आंसर्स मैं यहाँ देख सकता हूँ। उम्मीद है बाकी लोगों ने भी कर लिया होगा और अब बात समझ गए होंगे। वही बात बार-बार हो रही है। तो एसओएफपी में ईयर एंड पर 155,000 का एसेट जा रहा होगा। एसओएफपी में ईयर एंड पर 155,000 का एसेट जा रहा होगा। दिसंबर 2009 की इनकम स्टेटमेंट जो कि फॉर द ईयर बनती है बेटा, उसमें 15,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जा रहा होगा और ईयर एंड की एसओएफपी में रिवैल्यूएशन रिजर्व 55 का जा रहा होगा। प्लीज कॉपी करें और आप लोगों में से किन-किन ने सही कर लिया था बताएं। एसओएफपी में एसेट जाएगा 155 का। रिवैल्यूएशन रिजर्व इनिशियली देखो ये 20 का जमीन का था, 40 का बिल्डिंग का था। देख लो भाई, 20 और 40 60,000 का रिजर्व इनिशियली क्रिएट हुआ था। फिर 5,000 रुपए का रिजर्व, ये देखो ये 5,000 का रिजर्व ये ट्रांसफर हो गया था, खत्म हो गया था। याद है रिजर्व को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते थे अगर याद हो तो 60 से क्रिएट हुआ, 5 से खत्म हुआ, 60 माइनस 5, पीरियड के एंड पे 55,000 का रिजर्व बचेगा। पीरियड के एंड पे 55,000 का रिजर्व बचेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक बार 20 से ये जमीन का क्रिएट हुआ था, 40 से बिल्डिंग का क्रिएट हुआ था। तो जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो 20,000 से रिवैल्यूएशन रिजर्व जमीन के लिए क्रिएट हुआ था, 40,000 के लिए बिल्डिंग से क्रिएट हुआ था। तो 40 और 20 60,000 का रिजर्व क्रिएट हुआ था और फिर वो 5,000 से बाद में खत्म हो गया था एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। तो 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 55,000 ईयर एंड पे बचेगा। 55,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व ईयर एंड पे बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ बीपीपी की एग्जाम किट के सवालात, ये बीपीपी की किट के सवालात हैं। तो यही वो सवालात हैं जो रिवैल्यूएशन के जो थोड़े से हल्के से टेक्निकल हैं। तो वो मैं आपको अलग से आपके सामने पेश कर देता हूँ। चलो, एक मैं सवाल कर रहा हूँ फिर एक आप लोग कर लेना। क्या लिखा है? बेंटर, अच्छा अब सिर्फ बिल्डिंग का सवाल है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, जमीन नहीं है। अब सवाल में जमीन नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग ही है। वो तो मैंने जानबूझ के एक फ्लेवर देने के लिए ऐसे सवाल बना दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास लैंड एंड बिल्डिंग का कंबाइंड सवाल भी आएगा, लेकिन स्टिल आपको आना चाहिए, आना चाहिए। तो मैंने वो फ्लेवर देने के लिए बता दिया। अब फिर बिल्डिंग के सवाल आ रहे हैं। बेंटर कंपनी परचेज एन ऑफिस बिल्डिंग, ये देखो ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी X1, डेट को अच्छी तरह देख लेना। बिल्डिंग पहली बार जिंदगी में खरीदी थी 1 जनवरी X1 को, सही है। और कितने की ली थी? 16 लाख की खरीदी थी बिल्डिंग, 16 लाख, 1.6 मिलियन। एंड दिस वाज डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन एट 2% पर ईयर। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड आप सबको बेसिक की क्लासेस दी थी डेप्रिसिएशन की, सबने पढ़ा है। 2% पर ईयर का मतलब 2% ऑन कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा परसेंटेज ऑन कॉस्ट होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा परसेंटेज अगर गिवन होगी तो वो ऑन कॉस्ट होगी, परसेंटेज ऑन कॉस्ट होगी, सही है। अच्छा, ये भी तुम्हें सिखाया गया था, वो जो बेसिक की क्लासेस दी थी पूरी, उसमें सिखाया गया था कि अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकालना आनी चाहिए। अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकालना आनी चाहिए। तो 2% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लाइफ 50 ईयर्स है। 2% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है लाइफ 50 ईयर्स। कैसे? 100 से डिवाइड कर दो, जो भी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड कर दो। तो इसने खुद वैसे तो रेडीमेड ही लिख के दे दिया, ये रहा। इसने कहा कि लाइफ 50 ईयर्स है, सही है, और रेजिडुअल वैल्यू निल है। ठीक है जी। तो 2% ऑन कॉस्ट कह लो या 50 साल की लाइफ बोल दो, एक ही बात है। अब द बिल्डिंग वॉज रिवैल्यूड टू, बेटा इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 22.5 लाख। इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 22.5 लाख। कब? देखो अब डेट देखो, डेट देखो, ऑन 1 जनवरी X6, देखा 5 साल बाद। ये देखें
आपने खरीदा था 1 जनवरी X1 को, 1 जनवरी X1 और फिर 1 जनवरी X6 पे रिवैल्यू हुआ 5 साल बाद, यानी डेट ऑफ परचेज में, प्लीज सोचें सब मिलके, डेट ऑफ परचेज में और डेट ऑफ रिवैल्यूएशन में 5 साल का फासला है। डेट ऑफ परचेज में और डेट ऑफ रिवैल्यूएशन में 5 साल का फासला है, 5 इयर्स का गैप है, 5 इयर्स का गैप है, 5 इयर्स का गैप है। ओके, अब द यूजफुल लाइफ वाज नॉट रिवाइज, लाइफ भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। द कम, हाँ, अब हमें कह रहा है दिसंबर X6 को कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, याद रखना। रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिवैल्यूएशन सरप्लस भी बोलते हैं, ठीक है। अब जरा इधर देखें, तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, सब बच्चे यहाँ देखें, मैं इस बार इस स्टाइल से सॉल्व कर रहा हूँ। कॉस्ट थी 16 लाख, ठीक है। इधर देखें, पहला आपका होगा ईयर एंडेड, पहले साल का नाम होगा दिसंबर X1, फिर दिसंबर X2, दिसंबर X3, दिसंबर X4 और दिसंबर X5। बेटा दिसंबर X5 जहां एंड होगा उसके अगले ही दिन तो 1 जनवरी X6 आएगा। दिसंबर X5 जहां एंड होगा उसके अगले ही दिन तो 1 जनवरी क्या आएगा, X6 आएगा, ठीक है। तो 5 साल है, जिस दिन खरीदा और जिस दिन रिवैल्यू हो रहा है, जिस दिन खरीदा और जिस दिन रिवैल्यू हो रहा है उसके बीच में 5 साल है, 5 साल। चलो, एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लो, या तो 2% डायरेक्ट अप्लाई कर दो, या 16 लाख को डिवाइड बाय 50 साल कर दो। 16 लाख डिवाइड बाय 50 साल कर दो तो भी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 16 लाख डिवाइड बाय 50 कर दो, मेरे ख्याल से 32,000 आती है, सही है। एक साल की 32 आ रही है और स्ट्रेट लाइन है तो हर साल सेम होगी। एक साल की 32 आ रही है और स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम होगी। देखो इधर देखो, तो पहले साल 32,000 से डेप्रिशिएट किया, दूसरे साल 32,000 से डेप्रिशिएट किया, तीसरे साल 32 से, चौथे साल 32 से, देखते रहो, और पांचवें साल भी 32 से। अब देखें देखें इधर देखें, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एनबीवी एट 1 जनवरी, देखो 5 साल गुजर गया, 1 जनवरी X6, बताओ एनबीवी कितनी आएगी। 16 लाख में से ये निकाल दो, 16 लाख में से निकाल दो 1440000, भाई एनबीवी आ गई, 1440000 की एनबीवी आ गई बच्चों। हाँ, अब इधर देखें, इधर देखते रहे। अब आप मुझे बताएं इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, इस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, कोई बता सकता है। मार्केट वैल्यू हो गई 2250,000। तो बताओ, और इस पे खड़ा था, ये एसेट खड़ा था 1440 पे था और 2250 पे आ गया। एसेट जिस दिन हम रिवैल्यूएशन कर रहे थे उस दिन 1440 पे था, 1440 पे था, और अब कितने पे आ गया, 2250 पे। बताओ कितने से ऊपर गया, बीच में लिख रहा हूँ, इस बार मैं कलर चेंज करके बीच में लिख रहा हूँ, रिवैल्यूड बाय, रिवैल्यूड बाय कितना हुआ बताओ, 8,10,000, ठीक है। इतना रिजर्व क्रिएट हो गया होगा, इतना रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया होगा, याद है, इतना रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। अब बहुत ही धीमे धीमे चलो प्लीज यार, एसेट खरीदा था 1 जनवरी X1 को और 5 साल गुजर गए। एसेट खरीदा था 1 जनवरी X1 को और 5 साल गुजर गए, जरा दिमाग से सोचो। ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, इधर देखो बेटा, ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल और 5 साल गुजर गए। ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल और 5 साल गुजर गए, तो अब रिमेनिंग लाइफ कितनी बची होगी, बता सकता है कोई। रिमेनिंग लाइफ बची होगी 45 ईयर्स, नहीं समझे यार, कॉमन सेंस की बात है बेटा। ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल और 5 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग लाइफ 45 ईयर्स बची होगी ना यार। हाँ, तो अब देखो आने वाले कल में डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो देखो डेप्रिसिएशन सब बच्चे देखें, ईयर एंडेड 31 दिसंबर X6, ये देखो कैसे निकालोगे, जो भी मार्केट वैल्यू है वो ऊपर रखोगे, जो भी मार्केट वैल्यू ऊपर रखोगे डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 45 इयर्स। देखो बेटा, जो भी मार्केट वैल्यू है वो ऊपर रखोगे, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ नीचे रखोगे, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो 22,250,000 22,250,000 डिवाइड बाय 45 इयर्स, कितना आया बेटा, 50,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। चलो मैं कुछ ऐसी चीजें भी सॉल्व कर रहा हूँ जो उसने मांगी नहीं है, ताकि आप पूरा सीखो। अब बताओ, आपने ईयर के बिगनिंग में एसेट को रिवैल्यू करके 22,250,000 पे ले आए थे, ईयर के बिगनिंग में एसेट को रिवैल्यू करके 22,250,000 पे ले आए थे। इस साल कितने से और डेप्रिशिएट किया, 50,000 से डेप्रिशिएट किया। बताओ एनबीवी बिल्डिंग की ईयर एंड पे कितनी होगी, ईयर एंड पे होगी
22 लाख की। अभी मैंने आंसर नहीं दिया है, जो मांगा है वो आंसर मैंने नहीं दिया। सिर्फ एक नजर पहले पूरी फिल्म देख लो, एक नजर ये पूरी फिल्म देख लो भाई, ये पूरी फिल्म एक नजर देख लो, सुकून से देख लो और सोचो भी, एनर्जी लगाओ बेटा। खून चाहिए, खून चाहिए, वी नीड योर ब्लड। ब्लड डालो, खून डालोगे होगा काम, प्लीज। अब बेटा, काम की बात क्या थी जरा सुनो। आप गौर करना कि जब रिवैल्यूएशन हुई थी, तो देखें, जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो एसेट 1440 पे खड़ा था, 100 से 40 से 2250 पे आया, तो कितने का रिजर्व क्रिएट हुआ होगा? 810 का रिजर्व क्रिएट हुआ होगा। 810 का याद रखना, ये रिजर्व क्रिएट हुआ होगा। 810000 का रिजर्व क्रिएट हुआ होगा। हाँ। अब लेकिन बेटा, रिवैल्यूएशन से एसेट ऊपर गया था ना, जरा सोचो एक मिनट। रिवैल्यूएशन से एसेट ऊपर गया था, तो जब एसेट की वैल्यू ऊपर गई थी तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आई थी। एसेट की वैल्यू ऊपर गई थी तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आई थी, एक्स्ट्रा आई थी, बड़ी भी आई थी ना। तो कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगी। देखो अब 1 मिनट में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन निकलेगी। अब इतनी आंखें खोल लो, और बच्चे नहीं हो तुम लोग। ये देखो, पहले 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होती थी, ये देखो 32। जब रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी, जब रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 32 होती थी। जब रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 32,000 होती थी। और रिवैल्यूएशन के होने के बाद 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 50। ये देख लो, जब रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 32 होती थी, और जब रिवैल्यूएशन हो गई तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 50 हो गई। तो 32 से 50 कितना है? 18,000 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आई। 18,000 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आई, याद है? तो 18,000 की जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री बनेगी। 18,000 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की एंट्री ये बनेगी, देखो याद है? इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, याद है बेटा? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये एंट्री हम बनाते थे। अब बस खत्म हो गया सवाल। मुझे बताओ, तुमने इनिशियली 8,10,000 का रिजर्व क्रिएट किया था। तुमने इनिशियली 8,10,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था, और फिर वो कितने से कम हो गया? 18 से कम हो गया। तो बताओ ईयर एंड पे रिजर्व कितने का बचा होगा? बताओ, ईयर एंड पे रिजर्व 8,10,000 माइनस 18, 8,10,000 में से 18,000 माइनस करो, 792,000 का ये रिजर्व ईयर एंड पे बच गया होगा। 792,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व ईयर एंड पे बच गया होगा, यही उसने मांगा है। और आंसर क्या है? बी आंसर है। आंसर इज बी। आंसर इज बी। आंसर इज बी। आंसर इज बी। $18,000 कैसे आया?
पुरानी डेप्रिसिएशन और नई डेप्रिसिएशन का फर्क। पुरानी डेप्रिसिएशन 1 साल की देख लो ना, 32 थी, देख लो, आंखें खोलो। 1 साल की पुरानी डेप्रिसिएशन जब एसेट रिवैल्यू नहीं हो रहा था, जब नहीं हुआ था, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 32 आती थी, और अब आ रही है 1 साल की 50,000। तो 32 और 50 का जो फर्क है बेटा, वो एक्स्ट्रा 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 डेप्रिसिएशन 18,000 है। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मेरे बच्चों 18,000 है। कर लिया बेटा? कॉपी कर लिया? बोलो, कॉपी कर लिया? चलो, अब इसके जैसा एक और सवाल है, प्लीज वो आप लोग ये कर लें, कॉपी कर लें, कॉपी कर लें। लेकिन अब इसके जैसा एक और सवाल है, करके दें। करेंगे? थोड़ा हिम्मत करें यार, लिखने बैठो। और बैठ के क्लास लो, लेट के क्लास मत लो। 100 बार बोला है, लेटे 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 क्लास मत लिया करो। जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 50,000 है, लेकिन मांगा नहीं है। अगर वो एक्सपेंस मांगता ना, तो 50,000 है बिल्कुल, अगर मांगता तो। चलो बेटा, ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करें प्लीज। कर लें बेटा, कर लें।
अच्छा जरा कैलेंडर देखना आना चाहिए आपको। ये X8 लिखा है ना, 30 जून X8, और ये लिखा है 30 जून Y8। तो X8 और Y8 में पूरे 10 साल का फर्क होता है। इधर देखो, X8 और Y8 में याद रखना ये 10 साल का गैप होता है, 10 साल, कभी नहीं भूलना। X8 ये कभी कभार वो कैलेंडर इस तरह X और Y की फॉर्म में लिख के देता है। सब बच्चे यहाँ सुने, X8 में और Y8 में 10 साल का फर्क होता है, तो उसने लिख के दे दिया है। वैसे तो उसने क्वेश्चन में भी लिख के दे दिया है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। चलो इधर देखो बेटा, आपने बिल्डिंग खरीदी थी 12.5 लाख की। सीधी 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 इंफॉर्मेशन देखो। बैंजो परचेज बिल्डिंग ऑन 30 जून X8 फॉर 12.5 लाख। 12.5 लाख की ली, लाइफ कितनी थी? 50 साल। पहले चुपचाप डेप्रिशिएट करो, एक साल की निकाल लो। देखो, अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आपने ऊपर रखा 12.5 लाख, नीचे रखा 50 साल। 12.5 लाख डिवाइड बाय 50,000, 50 1250 डिवाइड बाय 50 कितना होता है बेटा? बताओ। 25,000, सही है, थैंक यू। तो ओल्ड डेप्रिसिएशन एक साल की 25,000 है। एक साल की 25,000 है, सिर्फ क्यों सूखा सूखा सोचो। एक साल की 25,000 है तो 10 साल गुजर गए। एक साल की डेप्रिसिएशन थी 25,000 और 10 साल गुजर गए, तो 25,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो बेटा इन 10 सालों में 2.5 लाख की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। इन 10 सालों में अगर तुम सोचो ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2.5 लाख की हो चुकी होगी। थोड़ा सा सोचो भी तो सही, दिमाग को जोर भी तो दो भाई। एक साल के 25,000 है और 10 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2.5 लाख की डेप्रिसिएशन आज तक हो चुकी होगी। तो अब बताओ, 12.5 लाख में से 2.5 लाख निकाल दो, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास एनबीवी कितनी है। देखो, ये आपके पास एनबीवी है 1 लाख, 1 मिलियन की, सही है। एनबीवी यानी कैरिंग वैल्यू, एनबीवी को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। देखो इसने लिख के दिया हुआ ये रहा, एनबीवी को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। तो बताओ, जिस दिन 10 साल बाद, 10 साल बाद जिस दिन रिवैल्यूएशन होने जा रही थी, 10 साल बाद जिस दिन रिवैल्यूएशन होने जा रही थी, उस दिन एनबीवी कितनी थी? उस दिन एनबीवी थी 1 मिलियन, सही है। और अब मार्केट वैल्यू कितनी है? कितने पे ले आए? 16 लाख पे ले आए। 1 मिलियन से 16 लाख पे ले आए। 1 मिलियन पे एसेट खड़ा था, 10 लाख पे एसेट खड़ा था, और 16 लाख पे ले आए, तो कितने से ऊपर गया? 16 लाख से एसेट ऊपर चले गया। 16 लाख से एसेट ऊपर चला गया, 16 लाख से एसेट ऊपर चला गया। सॉरी, 600,000 से, माफी माफी यार, गलत। एसेट 600,000 से ऊपर चले गए, सही है। 1 मिलियन पे था और 16 लाख पे आ गया, तो 6 लाख से ऊपर चले गया। तो बेटा 6 लाख का रिजर्व क्रिएट हो गया होगा, 6 लाख का रिजर्व क्रिएट हो गया होगा, बोलो। अब अगले साल की बात कर रहे हैं, देखो 30 जून। देखो Y8 के बाद जो अगला साल होता है Y9, देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो। अज्यूमिंग नो फर्दर रिवैल्यूएशन टेक प्लेस, व्हाट इज द बैलेंस और रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 30 जून Y9, यानी एक साल बाद। बेटा Y8 के एक साल बाद होता है Y9, Y8 के एक साल बाद होता है Y9। ठीक है, अब इधर देखो, तो देखो, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाता है, जरा सुने, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाता है तो आज के बाद डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? आज के बाद डेप्रिसिएशन निकलती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? देखो 16 लाख का हो गया। मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। दिमाग से सोचो, आज के बाद डेप्रिसिएशन निकलती है मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालोगे? बताओ, ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल। बेटा ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, सोचो, ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, और कितने साल गुजर गए थे? और साल जो गुजर गए थे वो 10 साल थे। लाइफ स्पेंट ये कितनी थी? 10 साल।
तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची होगी? 40 नहीं बची होगी? रिमेनिंग लाइफ कितनी बची होगी बोलो? रिमेनिंग लाइफ आपके पास 40 इयर्स बची होगी। नहीं समझे बेटा? ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल और जो लाइफ गुजर गई थी वो 10 साल थी, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची होगी बोलो? 40 इयर्स। तो बताओ आज के बाद डेप्रिसिएशन कैसे होगा? मार्केट वैल्यू 16 लाख है, डिवाइड बाय 40 इयर्स। चलो 40,000 per annum, 40,000 per annum, 40,000 per annum, 40,000 per annum। हाँ हाँ जी, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, बताओ, सिंपल चलता हूं। बताओ जब रिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी बेटा, अब ये बहुत सारे सवालात हो गए। जब रिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी तो स्क्रीन पे देखें, एक साल की डेप्रिसिएशन बन रही थी 25,000। जब रिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी तो एक साल की डेप्रिसिएशन 25,000 हो रही थी। और रिवैल्यूएशन के बाद एक साल की डेप्रिसिएशन हो रही है 40,000। जब रिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी तो एक साल की डेप्रिसिएशन हो रही थी 25,000। और अब जब रिवैल्यूएशन हो गई तो एक साल की डेप्रिसिएशन हो गई 40,000। तो मुझे ये बताओ कि रिवैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 15,000 की। रिवैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा 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 डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा इजाफी डेप्रिसिएशन 15,000 की आ रही है। उस इजाफी डेप्रिसिएशन की वजह से एक एंट्री आप लोग बनाते थे, ये रही, याद है? ये बनती थी, देखो। उस इजाफी डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप ये एंट्री बनाते थे। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 15,000 और रिटेन अर्निंग क्रेडिट 15,000, ऐसा ही है, याद है? अब मुझे बताओ, आपने जब रिवैल्यूएशन की थी तो इधर देखो, तो देखो कितना रिजर्व क्रिएट किया था? 6 लाख का। आपने जब रिवैल्यूएशन की थी तो 6 लाख का रिजर्व क्रिएट किया था। उस 6 लाख में से कितना रिजर्व आपका रियलाइज हो गया? आपका 15,000 का रिजर्व रियलाइज हो गया। उस 6 लाख में से आपका 15,000 का रिजर्व रियलाइज यानी ट्रांसफर हो गया। तो अब ईयर एंड पे कितना रिजर्व बचा होगा? ईयर एंड पे 585। 585 बेटा, 6 लाख में से 15 निकाल दो तो ईयर एंड पर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बच गया होगा। खत्म, यही आंसर है। ईयर एंड पर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बच गया होगा। ईयर एंड पर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बच गया होगा। कर लिया? बोलो बोलो। बेटा कर लिया तो बोलो। आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। 585 आंसर है। डी इज द आंसर। चलो, अब एक चैलेंजर मैं खुद आपको करा कर, एक चैलेंजर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा चैलेंजर है, आप लोग सबको चैलेंज करता हूँ, देखो आप लोग कैसे करके देते हो। हल्का सा डॉज है, देखो हो जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह।
यहाँ देखें, सामने देखें, कंपनी बॉट अ मशीन 34 ईयर्स अगो, आज से 34 साल पहले ली, और कितने के लिए वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ना रेलेवेंट है। कंपनी बॉट अ मशीन 34 ईयर्स अगो एंड डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट इट। जब खरीदी थी उस टाइम डेप्रिसिएशन रेट क्या डिसाइड करा था? 2% ऑन कॉस्ट। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, 2% ऑन कॉस्ट, ये देख लें आप। अब मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 35, समझ लो ईयर 35 के बिगिनिंग में रिवैल्यू कर रहे हैं, ईयर 35 के बिगिनिंग में रिवैल्यू कर रहे हैं, ये मार्केट वैल्यू है। और बेटा रेजिडुअल वैल्यू जिंदगी के एंड पे 40 होगी। रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 35, 35वें साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, ईयर 35 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, करें। कुछ बच्चों का आंसर सही आ गया, माशाल्लाह, सही आ गया। चलो देखिए, बस इस सवाल में एक डॉज है, एक सेकेंड। आपको ये नजर आ रहा है कि ईयर 35 के बिगिनिंग में एसेट रिवैल्यू हो रहा है और आपको उसी 35वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो आप सब जानते हैं, देखिए आराम से सुने, कभी भी एसेट रिवैल्यू होता है ना तो उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। देखो पर ईयर डेप्रिसिएशन, सब देखें यहाँ, एसेट रिवैल्यू हो जाता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, मार्केट वैल्यू यानी जो उसकी आज की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू लेस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। याद है ये फॉर्मूला, आप सबने पढ़ा हुआ है। मार्केट वैल्यू बोल दो या रिवैल्यूड एनबीवी बोल दो, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब देखो तो देखो, तुम्हें कुछ चीजें तैयार गिवन है, तुम्हें कुछ चीजें तैयार गिवन है। मार्केट वैल्यू तुम्हें तैयार गिवन है कितनी? 2 लाख की। मार्केट वैल्यू तैयार गिवन है 2 लाख की। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है एट द एंड ऑफ लाइफ 40,000 की, ये भी गिवन है। मार्केट वैल्यू भी गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, देख लो बेटा। 35वें साल के बिगनिंग में रिवैल्यूएशन हो रही है और उसी साल की डेप्रिसिएशन मांगी है। तो जब भी कोई एसेट रिवैल्यू हो जाए तो आज के बाद अपडेटेड अमाउंट यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट होता है। तो बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा? मार्केट वैल्यू लेस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ऐसा ही है, याद है? तो देखो मार्केट वैल्यू 2 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 40,000 है, सर रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलेगी? बेटा रिमेनिंग लाइफ इतनी आसानी से निकलती है, इधर सुनो, इधर सुनो। आज एक आज एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा आपकी अभी एज क्या है, तो उसने बोला 20 साल। एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा आपकी एज क्या है, 20 साल। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला, मैंने कहा अज्यूमिंग तुम अगर टोटल 60 ईयर्स जियोगे, तुम्हारी टोटल एज होगी 60 और 20 साल तुम्हारी जिंदगी के गुजर चुके हैं, तो बताओ तुम्हारी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? तो उसने कहा 40 साल। तो सीधा सा उसूल है बेटा कि आप टोटल लाइफ में से जो लाइफ गुजर चुकी है वो लेस कर दो तो रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी, टोटल लाइफ में से जो लाइफ गुजर चुकी है वो लेस कर दो तो रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। अब सबसे पहली चीज, बच्चे ने कहा ये तो नजर आ रहा है कि लाइफ स्पेंड है 34 साल, ये तो नजर आ रहा है कि जिंदगी जो गुजर गई है वो 34 साल है, लेकिन टोटल लाइफ नजर नहीं आ रही, टोटल लाइफ नजर नहीं आ रही। देखो तो सही भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर टोटल लाइफ में से लाइफ स्पेंड निकाल दें तो रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। बच्चे ने कहा ये तो नजर आ रहा है जिंदगी गुजर चुकी है 34 साल, मशीन 34 साल पुरानी है, टोटल लाइफ कैसे निकालेंगे? ये असल गेम है। ये मैंने बेसिक्स में भी सिखाई थी और आज भी सिखाई थी बेटा। ये देखो परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है, 2% ऑन कॉस्ट गिवन है, याद है?
तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकल सकती है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकल सकती है कैसे, 100 से डिवाइड करके। आप 100 को डिवाइड बाय जितनी भी परसेंटेज गिवन है 2 से डिवाइड करा तो 50 इयर्स आ गया। तो ये देखो तुम्हारी टोटल जिंदगी थी इस एसेट की 50 साल। हाँ भाई, लेस लाइफ स्पेंट, लेस लाइफ स्पेंट 34 साल, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? रिमेनिंग लाइफ है 16 साल, रिमेनिंग लाइफ है 16 साल, रिमेनिंग लाइफ है 16 साल। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ आ गई बेटा, रिमेनिंग लाइफ है 16 साल, टोटल लाइफ थी 50 साल, उसमें से 34 साल निकाल दो तो रिमेनिंग लाइफ 16 साल आ जाएगी। अब बताओ पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई? 2 लाख माइनस 40 डिवाइड 10,000 आ गई, खत्म। 10,000 पर एनम। इसका मतलब बेटा ईयर 35 ऑनवर्ड्स हर साल 10,000 की डेप्रिसिएशन आएगी, ईयर 35 ऑनवर्ड्स हर साल 10,000 की डेप्रिसिएशन आएगी, देख लो। समझ गए? बोलो, समझ गए बच्चों? बताओ, फरमाइए। फरमाइए। 16 ईयर्स आया टोटल लाइफ में से, लाइफ स्पेंड निकाल के देखें। जब मशीन खरीदी थी तो डेप्रिसिएशन रेट क्या था? 2% ऑन कॉस्ट, 2% ऑन कॉस्ट। सबसे पहला फलसफा, अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो आप लाइफ निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? 100 से डिवाइड करके। ये आपको बेसिक क्लासेस जो मैंने भेजी थी उसमें भी सिखाया हुआ है कि कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो आप लाइफ निकाल सकते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 2, टोटल लाइफ थी 50 साल, सही है। तो टोटल लाइफ 50 साल थी। और बताओ, पहली लाइन में लिखा है कंपनी बॉट अ मशीन 34 ईयर्स अगो। तो 50 साल में से 34 ईयर्स की जिंदगी गुजर चुकी है, 50 साल में से 34 ईयर्स की जिंदगी गुजर चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग लाइफ 16 साल होगी। हाँ जी, 50 साल ओरिजिनल लाइफ थी, ओरिजिनल लाइफ टोटल लाइफ में से आप जो जिंदगी गुजर चुकी है 34 साल की वो निकाल दो तो रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। यही तो इस सवाल का सबसे बड़ा डॉट था, यही तो इस सवाल का सबसे बड़ा डॉट था, रिमेनिंग लाइफ निकालना। लिख लिया बेटा? अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, सुने। उसका नाम है डिस्क्लोजर्स। देखें, अब मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूं, उसका नाम है डिस्क्लोजर्स। और समझ लो, उस डिस्क्लोजर पढ़ाने के बाद मैंने ये बुक, एक्चुअल आपकी बीपीपी की बुक की चीजें लिखी हैं और बुक रीडिंग भी आपकी कुछ हद तक इसके साथ हो जाएगी। देखें मेरी तरफ, देखें सामने, देखें बेटा। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में जो स्प्लिट यूनिट लगे हुए हैं, आप लोग जब इंस्टीट्यूट आते हैं आप देखते हैं स्प्लिट यूनिट लगे हुए होते हैं ना। तो स्प्लिट यूनिट जो है ना वो हमने अपने यूज करने के, इस्तेमाल करने की नीयत से लिए, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16 अप्लाई होता है। पहले दिन बताया था स्कोप में कि हर वो एसेट जो हम अपने यूज, अपने इस्तेमाल करने की नीयत से लेते हैं, अपने यूजेज और अपने इस्तेमाल करने की नीयत से लेते हैं, बेटा बात सुने,
तो उन पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होता है। सही है। अब मेरी तरफ तो देखें, अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को अज्यूम करते हैं मिर्चा वाला एक लिमिटेड कंपनी है, हम अपने शेयर होल्डर को बैलेंस शीट में एसओएफपी में सिर्फ वो एसेट की वैल्यू दिखा देते हैं, हम उन एसेट्स की वैल्यू दिखा देते हैं। क्या वो स्प्लिट यूनिट की वैल्यूज, क्या वो स्प्लिट यूनिट की वैल्यूज शेयर होल्डर के लिए काफी है? क्या वो स्प्लिट यूनिट की वैल्यू सिर्फ वैल्यू शेयर होल्डर के लिए काफी है? नहीं, शेयर होल्डर और भी जानना चाहते हैं, और बातें भी जानना चाहते हैं। क्या? सुनो कि यार ये स्प्लिट यूनिट कितने सालों पहले खरीदा था, ये स्प्लिट यूनिट किस तरह डेप्रिशिएट हो रहा है, ये कितने परसेंट डेप्रिशिएट हो चुका है, 80% डेप्रिशिएट हो चुका है या 90%, कहीं बूढ़ा तो नहीं हो चुका? तो ये भी शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस एसेट को डेप्रिशिएट किस मेथड से कर रहे हैं? रिड्यूसिंग मेथड से कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? इसकी लाइफ कितनी है? अच्छा, फिर शेयर होल्डर ये भी जानना चाहते हैं कि यार इस एसेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो रहा है या कॉस्ट मॉडल अप्लाई हो रहा है। ये सारी चीजें शेयर होल्डर के लिए अहम है। तो मैं फिर बोलता हूँ, सिर्फ एसओएफपी में बैलेंस शीट में स्प्लिट यूनिट की वैल्यू लिख देना शेयर होल्डर के लिए काफी नहीं है। सिर्फ एसओएफपी में आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन लिख दो और स्प्लिट यूनिट्स की और मशीनरीज की और फर्नीचर की वैल्यू लिख दो, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर के लिए काफी नहीं है। शेयर होल्डर मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं, तो बेटा वो तफसीलात हम नोट्स टू दी अकाउंट्स में डिस्क्लोजर की फॉर्म में लिख लिख के टाइप करके शेयर होल्डर को वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखो भाई IAS 16 का मैं आपको डिस्क्लोजर बता रहा हूँ, सही है। तो सिर्फ ये जो डबल एंट्रीज आपने ऊपर बनाई है और जो लेजर वाली और जो अकाउंटिंग की है वो अकाउंटिंग काफी नहीं है। इसके अलावा भी शेयर होल्डर कंपनी के बारे में, IAS 16 वाले एसेट्स के बारे में मजीद बातें जानना चाहते हैं जो लिख के टाइप करके उनको बताई जाएंगी, सही है। तो अब वो डिस्क्लोजर क्या क्या है आइए अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख लें। लेकिन भाई एक बात याद रखना, मैंने जो बेसिक्स की क्लासेस भेजी थी वो आपको देखनी थी, जो बेसिक्स की क्लासेस मैंने भेजी थी वो आपको देखनी थी, ये आपने बच्चों ने पढ़ी हुई है तो काफी है, ठीक है, क्योंकि मैं उससे लिंक भी बात करूंगा। अब पढ़ो। IAS 16 requires a reconciliation of the opening and closing, देखें स्क्रीन पे देखें, IAS 16 requires a reconciliation of opening and closing carrying amount, carrying amount का मतलब होता है NBV of non current asset to be given in the financial statement। इधर देखो यार, इस बात का मतलब क्या बताऊं आपको, एक अदद समझ लो NBV का अकाउंट बनाना होगा। NBV याद है, कैरिंग वैल्यू। बेटा तुमने अपनी इसी जिंदगी में NBV का अकाउंट पढ़ा है, NBV का अकाउंट पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जो बेसिक्स की क्लासेस हैं। सुने यार, ये ओपनिंग एनबीवी, ये सब बच्चे यहाँ देखें, ओपनिंग एनबीवी यहाँ आती है। अगर आप नई खरीदारी करते हो, कैश एडिशन करते हो, आप कोई नई खरीदारी करते हो वो यहाँ आएगा। आप अगर कोई डिस्पोजल करते हो तो डिस्पोजल्स की एनबीवी यहाँ आ जाएगी। हाँ हाँ। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर से भी आपकी एनबीवी कम होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर से भी आपकी एनबीवी कम होती है, और यूं आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अब बेटा अगर ये अकाउंट पहली बार नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ चुके हो, प्लीज ख्याल करना। अब अगर आप इस अकाउंट को देखें, अब अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस अकाउंट को देखो, तो असल में इस अकाउंट में एनबीवी की मूवमेंट बताई जा रही है। इस अकाउंट में एनबीवी यानी कैरिंग अमाउंट की मूवमेंट बताई जा रही है कि एनबीवी किन किन चीजों से मूव हो रही है, एनबीवी किन किन चीजों से बढ़ रही है और कम हो रही है। जैसे एनबीवी बढ़ रही है नई खरीदारी करने से बढ़ रही है, बेचने से कम हो रही है, डेप्रिसिएशन से कम हो रही है, तो ये मूवमेंट है। तो जिस तरह ये एनबीवी का अकाउंट है ना, तो ये अकाउंट स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बन सकता है, इसी तरह ये स्टेटमेंट की फॉर्म में बन सकता है। तो ये वाली चीज शेयर होल्डर को दिखाना फर्ज है, ये वाली चीज शेयर होल्डर को दिखाना फर्ज है, ताकि शेयर होल्डर को पता लगे कि हमारे नॉन करंट एसेट किन किन चीजों की वजह से बढ़े हैं और किन किन चीजों की वजह से कम हुए हैं। हमारे नॉन करंट एसेट्स किन किन चीजों की वजह से बढ़े हैं और किन किन चीजों की वजह से कम हुए हैं। इधर देखें, the disclosure requirement of in IAS 16 are extensive and included both numerical and narrative disclosure। सही है, यानी नंबर्स भी बताने होंगे डिस्क्लोजर में और डिस्क्रिप्शन भी बतानी होंगी। The financial statement should show a reconciliation of the carrying amount of non-current asset at the beginning and at the end of the period. The reconciliation should show the movement on non-current asset balance include additions, disposal, revaluation। बिल्कुल, एसेट एसेट अभी आज अब आपने पढ़ लिया, पिछली 3 क्लासेस में आपने पढ़ लिया है कि रिवैल्यूएशन की वजह से भी एसेट की वैल्यू चेंज होती है, रीवैल्यूएशन की वजह से भी एसेट की वैल्यू चेंज होती है, वो सब बताओ। फिर रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन की वजह से होती है, और इसके अलावा अगर कोई और मूवमेंट हो तो वो सारी मूवमेंट शेयर होल्डर को दिखाना जरूरी है। देखो ये सारी मूवमेंट्स यानी एनबीवी की जो भी मूवमेंट्स हैं, एनबीवी को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, तवज्जो सुनना।
एनबीवी को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। सही, तो ये इनिशियल डिस्क्लोजर मैंने आपके सामने सबसे पहले रखे, अभी ये चलेगा थोड़ी देर ठहरो। चलो, अब moreover the financial statement should also disclose the following: an accounting policy note, very good, should disclose the measurement used to determining the, हाँ भाई आपको ये बताना है, आपको अपने शेयर होल्डर को बताना है आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, देखो ये बताना जरूरी है, या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो। आपको अपने शेयर होल्डर्स को ये बताना है भाई आपका इदारा इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी यूज कर रहा है। याद है मैंने कहा था जब तुम एसेट बाय करते हो तो एक मॉडल पिक कर लेते हो, तो आपको शेयर होल्डर्स को ये तफसील बतानी होगी कि आप किस क्लास ऑफ एसेट के लिए कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बड़ी काम की है, ये इन्फॉर्मेशन जरा सोचो बड़ी काम की है उनके लिए। देन इसी तरह अलॉन्ग विद दी अदर अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैं आपको एक और अकाउंटिंग पॉलिसी बताता हूँ। याद है एक पॉलिसी आपने पढ़ी होगी फुल इन द ईयर ऑफ परचेज वाली, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। यानी आपकी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है, डेप्रिसिएशन की एक पॉलिसी होती है ईयरली बेसिस और एक होती है मंथली बेसिस। एक डेप्रिसिएशन की पॉलिसी होती थी ईयरली बेसिस और एक होती थी मंथली बेसिस, याद है। तो ये पॉलिसीज मेरे बच्चों, ये पॉलिसीज भी आपको बतानी होंगी फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी ईच क्लास ऑफ एसेट। ये भी बताना है आपको डेप्रिसिएशन मेथड क्या यूज हो रहा है। मैंने अभी ऊपर लेक्चर में बोला था कि आपको बताना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो या रिड्यूसिंग बैलेंस, यूजफुल लाइव्स ऑफ द डेप्रिसिएशन और द डेप्रिसिएशन रेट। भाई जो लाइव्स यूजफुल लाइफ एसेट्स की वो कितनी है, या अगर परसेंटेज के थ्रू कर रहे हो तो परसेंटेज क्या है। टोटल डेप्रिसिएशन एलोकेटेड फॉर द पीरियड, इस पीरियड में टोटल डेप्रिसिएशन एक एक क्लास पे कितना गया है। gross amount of depreciation asset and the related at the, हाँ accumulated depreciation। जिस तरह एनबीवी की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो ना, एनबीवी की ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एनबीवी की ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हो मेरे बच्चों, इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग भी देना है। तो ये क्लास ऑफ एसेट वाइज ये सब बताना है, क्लास ऑफ एसेट वाइज ये सारी बातें बतानी है, ये सारी बातें बतानी है, क्लास ऑफ एसेट वाली ये सारी बातें बतानी है बच्चों, देख लो। नाउ थर्ड, फॉर रिवैल्यूड एसेट, इधर देखें फॉर रिवैल्यूड एसेट। अब ये जो बातें ना, अब ये सिर्फ उन एसेट्स के लिए जिन पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो रहा है, ये उन एसेट्स के लिए जिन पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो रहा है। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, प्लीज आंखें खोल लो। नंबर वन, बेसिस यूज टू रिवैल्यू द एसेट। भाई आपने किस बेसिस पे एसेट को रिवैल्यू करा है। अब देखो रुको बेटा, रिवैल्यू का मतलब एसेट की फेयर वैल्यू पे लाना ना, रिवैल्यू का मतलब उसको मार्केट वैल्यू पे लाना, तो उसके लिए मार्केट वैल्यू कैलकुलेट भी करनी होती है। इसको, इस बात को समझें भाई, रिवैल्यू का मतलब एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना, तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालनी भी होती है। अब जरा थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखें और इसको सोचें, रियल लाइफ इश्यू हो सकता है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत बार आया है। सुने, यहाँ देखें भाई, आज मुझे अगर अपने इंस्टीट्यूट की मार्केट वैल्यू निकालनी है, मुझे अपने इंस्टीट्यूट का जो बिल्ड ऑफिस है ना, जो हमारी ऑफिस है, जो कैंपस है, उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करूंगा, मैं पहले एक ब्रोकर के पास जाऊंगा। ब्रोकर मींस प्रॉपर्टी मार्केट का एक्सपर्ट। मैं पहले ब्रोकर के पास जाऊंगा, वो बोलेगा, मैं बोलूंगा ये कितने का है, तो वो बोलेगा ये 7 करोड़ 90 लाख में बिक जाएगा, 7.9 करोड़ में बिक जाएगा, 7 करोड़ 90 लाख में बिक जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा सही है। फिर मैं दूसरे ब्रोकर के पास गया, तो उसने कहा यार मेरी नजर में तो ये 8 करोड़ 20 लाख में निकल जाएगा, अभी आखिरी डील ऐसी हुई है। तीसरे के पास गया, उसने कहा मेरी नजर में तो ये 8 करोड़ का है। इसका मतलब मार्केट वैल्यू निकालते वक्त इंसान की अपनी जजमेंट, इंसान की अपनी नजर, इंसान की अपनी राय शामिल हो जाती है, अंदाजा शामिल हो जाता है। तो मार्केट वैल्यू निकालना कोई मजाक बात नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। यानी मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू निकालने में फ्रॉड हो सकता है, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू निकालने में फ्रॉड हो सकता है। नहीं समझ रहे?
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा होता है कभी कभार कि मैं और सर उवैस हम दोनों मिलके कई बार एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। जैसे मैंने और सर उवैस ने, मिसाल दे रहा हूँ, हम दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद ली आधी आधी, सही है। अब साल बाद या 2 साल बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने कहा यार मेरा शेयर तू खरीद लेता है, आधी प्रॉपर्टी मेरी है आधी उनकी है, सही है, कंबाइंड प्रॉपर्टी में आधा आधा शेयर है। तो अब मैंने 1 साल बाद इनको बोला यार तू आधा शेयर मेरा खरीद लेता है। तो अब अक्सर ऐसा होता है कि इस पे हमारा कभी भी कंसेंसस हो ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि अब जो आधा शेयर वो मुझसे खरीदेंगे वो मार्केट वैल्यू पे लेंगे। तो मैं सेलर हूँ, वो बायर है, मैं सेलर हूँ, वो बायर है। तो मैं मार्केट वैल्यू वो ढूंढ के लाऊंगा मार्केट से जो बड़ी हुई होगी, और वो खरीदना चाहते हैं तो वो वाली मार्केट वैल्यू ढूंढ के लाएंगे। देखो वो बोलेंगे देखो फलां जगह इतनी सस्ते में डील हुई है, मैं बोलूंगा देखो फलां जगह इतनी महंगी में डील हुई है। तो नॉर्मली ऐसी चीजों में कंसेंसस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हकीकत है, यानी मार्केट वैल्यू निकालना एक बड़ा अजाब है, एक अजाब अमल है। तो इसके ऊपर दुनिया में बहुत मेहनत हुई है कि भाई मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, किन बेसिस पे निकलेगी। जैसे कुछ एसेट्स की मार्केट वैल्यू उनकी अर्निंग कैपेसिटी की बेसिस पे निकलती है। मिसाल सुनो, एक प्रॉपर्टी है, अगर वो बहुत ज्यादा रेंट कमा के दे रही है और दूसरी प्रॉपर्टी कम रेंट कमा के दे रही है, आंखें खोलो, एक दो प्रॉपर्टी आमने सामने, एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रेंट कमा के दे रही है, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत कम रेंट कमा के दे रही है, तो जो ज्यादा रेंट कमा के दे रही होगी उसकी वैल्यूएशन ज्यादा आएगी। तो बेटा कभी कभार हम वैल्यूएशन निकाल रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, कभी कभार हम वैल्यूएशन निकाल रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शंस, क्या अभी रिसेंटली वो चीज कितने बिकी है, तो इसकी कोई ना कोई बेसिस होती है। तो शेयर होल्डर को आपने वो बेसिस बतानी है, बेसिस यूज्ड टू रिवैल्यू द एसेट्स। ओके, इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, बल्कि ये तो मैंने कितनी बार बोला है पिछली क्लास में, मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट रिवैल्यू होगा तो ये निगाहें सबसे पहले डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ढूंढेंगी। जब भी कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट रिवैल्यू होगा तो ये निगाहें सबसे पहले डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ढूंढेंगी, याद है। Then whether an independent valuer was involved, ओहो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये क्या है, यहां देखें, सामने देखें, सामने तो देखें। आपको पता है, देखो आज अगर मेरी प्रॉपर्टी, मैं खुद कंपनी हूं और मैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू खुद निकालूं तो मैं तो फ्रॉड कर सकता हूं ना यार। अगर आज मैं तुम लोगों को बोल दूं तुम अपना पेपर खुद ही चेक कर लो तुम अपना पेपर खुद ही चेक कर लो, तो फिर तुम लोग अपने साथ क्या करोगे वो हम सब जानते हैं। तो इसी तरह अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन खुद ही कर रहा हूं तो मैं तो ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा दूंगा। हाँ, तो देखो भाई इसके लिए लोग इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स के पास जाते हैं। इस वक्त कराची में भी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स, बड़े बड़े ऑडिट फर्म्स ने ऐसे वैल्यूएशन करने वाले लोग हैं मार्केट में बड़े, यानी कुछ चीजों की सिर्फ मार्केट वैल्यू निकालने के लिए फीस होती है 1-1 करोड़ रुपए। सिर्फ यूं सोचो, कुछ चीजों की मार्केट वैल्यू कल कैलकुलेट करने की जो कंपनीज होती है ना, वो फीस चार्ज कर रही थी 1-1 करोड़, 50-50 लाख। मार्केट में ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, दुनिया में तो अलग है, कराची में भी ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो वैल्यूएशन कंपनीज है, वैल्यूएशन कंपनीज जो वैल्यू करके देती है। तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से अगर आप काम करा रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी उसमें बड़ी ऑथेंटिसिटी होती है, एक थर्ड पार्टी ने काम किया, आपने खुद नहीं किया। Then, carrying amount of each class of property, plant, and equipment that would have been included in the financial statement had the asset been carried at cost. Very good, जबरदस्त। इसका मतलब अगर रिवैल्यू ना करते तो कहाँ होते। वैसे मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ, अगर रिवैल्यूएशन ना करते तो कहाँ होते। भाई एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, मेरी तरफ तो देखें। मेरा एक एसेट है जो मैंने खरीदा था 1 करोड़ रुपए का, एक सूखी सूखी मिसाल देता हूं। मेरा एक एसेट है जो मैंने 1 करोड़ का खरीदा था, आज उसकी मार्केट वैल्यू 8 करोड़ हो गई है। तो मैंने तो रिवैल्यू करके 8 करोड़ रुपए दिखा दिया, मैंने रिवैल्यू करके 8 करोड़ रुपए दिखा दिया, लेकिन साथ साथ मुझे शेयर होल्डर को ये भी बताना है, मुझे शेयर होल्डर को ये बताना है कि अगर मैं रिवैल्यू नहीं करता तो एसेट कहाँ होता। अगर मैं रिवैल्यू नहीं करता तो आज इस एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या होती बगैर रिवैल्यूएशन के, ताकि शेयर होल्डर को पता लगे कि रिवैल्यूएशन का कितना इंपैक्ट है, कि रिवैल्यूएशन का कितना इंपैक्ट है, रिवैल्यूएशन का कितना इंपैक्ट है। हाँ, रिवैल्यूएशन का कितना इंपैक्ट है। हाँ जी,
पक्का? तो इससे शेयर होल्डर को पता लगेगा कि रिवैल्यूएशन की वजह से कितनी जंप लगी है, कितनी जंप लगी है। तो देखो इस लाइन को पढ़ो कि अगर हम रिवैल्यू ना करते, एसेट को अब तो रिवैल्यू कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ डिस्क्लोजर में ये भी बताएंगे कि अगर इस एसेट को रिवैल्यू ना करते तो ये एसेट कहाँ होता। नहीं समझे? रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द मूवमेंट फॉर द पीरियड। भाई हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व की मूवमेंट सारी शो करनी है। इस मूवमेंट का मतलब वो भी आ गया, इस मूवमेंट का मतलब याद है वो एंट्री, वो वाली एंट्री याद है? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट याद है? इस एंट्री से भी रिवैल्यूएशन रिजर्व चेंज होता था। इस एंट्री से भी बच्चों रिवैल्यूएशन रिजर्व चेंज होता था। रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द मूवमेंट फॉर द पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू द शेयर होल्डर। बिल्कुल बेटा, सिर्फ रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर में बढ़ सकती है, शेयर होल्डर में रिटेन अर्निंग बढ़ सकती है। शेयर होल्डर में सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग बढ़ सकती है। शेयर होल्डर में सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ सकती है? रिटेन्ड अर्निंग बढ़ सकती है, सिर्फ रिटेन अर्निंग बढ़ सकती है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आप नहीं बांट सकते। दुनिया के मेजॉरिटी ममालिक के कंट्रीज कंपनी लॉ में इसकी ममानियत है। सिर्फ रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट बढ़ सकता है, प्रॉफिट नफा। तो ये कोई नफा नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक अनरियलाइज चीज है, एक एसेट पड़े पड़े महंगे हुआ है। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक अनरियलाइज चीज है, एक एसेट पड़े पड़े महंगा हुआ है। तो भाई आपकी खिदमत में, या आपकी खिदमत में कुछ डिस्क्लोजर पेश किए हैं। वैसे मैं फाइल भी आपको ट्रांसफर कर दूंगा, और इवन शायद मैंने इस पिक्चर भी आप लोगों को भेजी है। ये पिक्चर भी शायद मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजी है। सेकेंड लास्ट लाइन ये कह रहा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर दैट वुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैड द एसेट्स बीन हैड, अगर हैड द एसेट्स बीन का मतलब अगर बीन कैरिड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। भाई एक एसेट मैंने अभी तो रिवैल्यू कर दिया है, आपने ऊपर सवाल तो किए थे। आप लेटेस्ट से एनबीवी यार मैं दिखाता हूँ, इधर देखो, जैसे ये सवाल है देखो, इस सवाल में एसेट की एनबीवी थी 1 मिलियन। ये देखो, यहाँ देखो, एसेट की एनबीवी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी आपको। एसेट की एनबीवी थी 1 मिलियन और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई थी 16 लाख। एसेट की एनबीवी थी 1 मिलियन और मार्केट वैल्यू 16 लाख थी। तो आपने रिवैल्यू करके 16 लाख पे दिखा दिया। आपने रिवैल्यूएशन करके 16 लाख पे दिखा दिया। हाँ, पक्का? अब आप मुझे बताएं, आप शेयर होल्डर को ये भी बताना कि अगर हम रिवैल्यू नहीं करते तो ये एसेट की एनबीवी होती है आज 1 मिलियन, यानी अगर रिवैल्यूशन नहीं करते तो ये 1 मिलियन पे खड़ा होता, और रिवैल्यूशन करके 16 लाख पे, ताकि शेयर होल्डर को पता लग जाए कि जो 6 लाख का इंपैक्ट है ना वो रिवैल्यूशन की वजह से आया है, जो 6 लाख का इंपैक्ट है वो रिवैल्यूशन की वजह से आया है। ये भी एक इंफॉर्मेशन बताने का तरीका है। एक छोटी सी एंडिंग थ्योरी रह गई है, एक छोटी सी मेरे बच्चों एंडिंग थ्योरी रह गई है, बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि तुम लोग बुक से नहीं पढ़ते यार। आ गई और आ भी सकती है, आ जाती है यार चीजें, फिर फंस जाते हैं बच्चे। ये थोड़ी सी पहले नोट डाउन कर लो, नॉन करंट एसेट रजिस्टर्ड। ये मेरे बच्चों जरा नोट डाउन कर लो पहले, ये नोट डाउन कर लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है यार, प्लीज लिख लो आराम से।
बेटा लिख लें। चलो अब यहाँ देखो बच्चों, बेटा नॉन करंट एसेट की जो इंफॉर्मेशन हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं ना, हमारे पास जो इदारा रिकॉर्ड करता है वो दो जगह करता है, दो डिपार्टमेंट्स करते हैं। नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन जो इदारा अपने पास मेंटेन करता है वो दो 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 डिपार्टमेंट्स करते हैं। एक करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक एडमिन डिपार्टमेंट। देख लो, डिटेल्स ऑफ एनसीएज रिकॉर्डेड बाय टू डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक एडमिन डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे रिकॉर्ड करता है, जो आप लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, टी अकाउंट्स एंट्रीज और इस फॉर्म में। फाइनेंस डिपार्टमेंट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टी अकाउंट्स लाइक मशीन कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सब सही है। मशीन कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस फॉर्म में वो रिकॉर्ड कर रहा होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, सही है। जबकि एडमिन डिपार्टमेंट मेंटेन्स नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनसीए रजिस्टर। देखो ये चीज पढ़ानी है, नॉन करंट एसेट रजिस्टर। फिर सुने, यहाँ देखें, दो डिपार्टमेंट्स हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं बच्चों जो आपके नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं। एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक है एडमिन डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ टी अकाउंट्स एंड ऑल, ठीक है। मशीन कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स बनाते हैं, सही है। जबकि एडमिन डिपार्टमेंट नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड करता है इन दी फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट रजिस्टर। अब ये रजिस्टर सिर्फ बताना है आपको, एनसीए रजिस्टर में क्या क्या होता है। देखो ये सब चीजें होती हैं एनसीए रजिस्टर में, सब चीजें होती हैं। सब बच्चे यहाँ देखें, उसमें लिखा होता है डेट ऑफ परचेज। हर एसेट के बाद एक एक एसेट के बारे में लिखा होता है कि एसेट खरीदा कब गया, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसका डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है क्या है, उसकी लाइफ क्या है एसेट की, उसकी लोकेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशन बेटा। कुछ इदारे तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ इदारे बहुत बड़े बड़े इदारे होते हैं। आप जाके फेसबुक का ऑफिस देखें जो यूएस में, कि पूरा एक छोटा शहर है भाई, इतना बड़ा फेसबुक का ऑफिस है कि नजर जहां तक जाए वहां तक फेसबुक, इतना बड़ी उनके पूरे सेटअप्स हैं। तो मेरे बच्चों, कुछ इदारे इतने बड़े होते हैं कि उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट की लोकेशन कहाँ है, यानी उसकी पूरे एड्रेस लिखा होता है कि एसेट इस रूम में इस जगह फिट हुआ हुआ है, ये एसी यहाँ लगा हुआ है, ये मशीन यहाँ पड़ी है, तो उसकी लोकेशन होती है एडमिन के पास। ओके, देन वारंटी डिटेल्स। यस भाई, आपको पता है कि अगर एक साल के अंदर, नॉर्मली स्टैंडर्ड वारंटी एक साल की तो हर एसेट के साथ होती है, कुछ जगहों पे ज्यादा भी होती है। तो अगर उस ड्यूरेशन में एसेट खराब हो जाए ना, तो आप एसेट किसी मैकेनिक से सही थोड़ी कराते हो, आप डायरेक्ट कंपनी को बेचते हो। इवन हमारे इदारे में भी यही है। हमारे इदारे में अगर एक एसी नया एसी होता है और एक लिमिट के अंदर खराब होता है, तो हम फौरन से फिर कंपनी को कांटेक्ट करते हैं। जबकि हमारे पास एक एसी वाला बंदा मौजूद है, एक एसी का मैकेनिक हमने परमानेंटली रखा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा यूजेज है एसी का। लेकिन स्टिल जब कोई वारंटी पीरियड के अंदर मसला होता है तो हम क्लेम करते हैं। तो बेटा वारंटी की डिटेल्स, उसका वारंटी कार्ड वगैरह उसके साथ ही अटैच होता है, नॉन करंट एसेट के अंदर ये फाइल होगी। देन नेम ऑफ सप्लायर, किस सप्लायर से खरीदा था, उस सप्लायर का नाम, उसकी डिटेल्स, ये सब चीजें। मेंटेनेंस साइकिल इसके अंदर होती है। सर व्हाट इज मेंटेनेंस साइकिल? बेटा ये रूटीन होता है, जैसे जनरेटर में हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद ऑयल चेंज करना होता है, हर 3 महीने बाद सर्विस करानी होती है। स्प्लिट यूनिट में भी आपने देखा होगा, जो इंडोर यूनिट लगा होता है, जो अंदर एक तो आउटर यूनिट होता है, एक इनर यूनिट के अंदर
इवेपोरेटर में ब्लॉकेज आ जाती है, क्योंकि रूम में जो डस्ट वगैरह होता है वो सबको अपने अंदर वो सक कर रहा होता है, तो उसकी वो जो प्लेट्स होती हैं वो आगे की ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो ब्लॉकेज हटानी पड़ती है, वरना कूलिंग अच्छी नहीं होती, ये सब पता है आप लोगों को। तो ये इसकी मेंटेनेंस साइकिल होती है बाकायदा, कि भाई हर ये काम हुआ नहीं हुआ, आप मेंटेनेंस वाले बंदे से पूछते हो भाई 15 दिन बाद आपने सर्विस की नहीं की है, 1 महीने बाद। एसेट नंबर और एसेट टैग, एसेट नंबर और एसेट टैग, एसेट नंबर और एसेट टैग ये क्या है भाई? देखो गौर से सुनना बेटा, जो बड़े इदारे होते हैं ना, फॉर्मल इदारे, वो ये चीज अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं एसेट टैगिंग। आप जरा सोचें, एक बड़े इदारे में इतने एम्प्लॉयज आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो एम्प्लॉयज अपने साथ भी खुद का लैपटॉप भी लेकर आते हैं कई बार, और एक लैपटॉप कंपनी भी उनको दे रही होती है, एक लैपटॉप कंपनी ने आपको दिया हुआ होता है, बात समझ रहे हैं? वो कंपनी का होता है और एक आपका अपना होता है। तो यार अब अगर ऐसा हो कि इदारे से बाहर निकलते वक्त कोई कंट्रोल ही ना हो, इसको सुनना गौर से, तो लोग क्या करेंगे, इदारे से कंपनी का लैपटॉप निकालेंगे, यानी इदारे में आएंगे काम करने, और कंपनी का कंप्यूटर, कंपनी का लैपटॉप, कंपनी की चीजें उठा के लेके निकल जाएंगे। तो इसका मतलब बाहर सिक्योरिटी वाला हमेशा चेक करेगा, सिक्योरिटी वाला एसेट को चेक करेगा। तो अब जो कंपनी के अपने एसेट्स होते हैं ना, जो कंपनी के ओन्ड एसेट होते हैं, उस पे एक चीज लगी होती है, एसेट टैग। कंपनी एसेट टैगिंग हुई होती है, इस पे टैग लगा हुआ होता है, और जिस एसेट पे भी सिक्योरिटी वाले ने एक बार देख लिया कि टैग लगा हुआ है, तो फिर वो आपको वो एसेट ले जाने नहीं देगा जब तक ऑथोराइजेशन नहीं होगी, जब तक सीनियर्स के सिग्नेचर्स वगैरह नहीं होंगे और ऑथोराइजेशन नहीं होगी, वो कभी भी वो एसेट को रिलीज नहीं करेगा। तो ये एसेट टैग भी, उस एसेट नंबर और एसेट टैग नंबर भी उसमें मौजूद होता है। इसको कोडिंग भी बोलते हैं, इसको इसको कोडिंग भी बोलते हैं। आप लोगों में से जिन बच्चों ने एफआईए किया है, जिन बच्चों ने एफआईए किया है, तो उन्होंने एफए 1 वाले पेपर में, जिन बच्चों ने एफआईए किया, एमए 1 सॉरी, जिन बच्चों ने एफआईए किया एमए 1 वाले पेपर में कोडिंग का चैप्टर टीचर्स पढ़ाते हैं, कोड्स का, कोडिंग का चैप्टर बाकायदा टीचर पढ़ाते हैं, सही है। अब आखिरी चीज, तो मैंने फिर क्या बोला, एक आखिरी बार सुन लो। नॉन करंट एसेट की डिटेल्स, मेरे बच्चे तो देखो, नॉन करंट एसेट की डिटेल दो जगह मेंटेन हो रही होती है। नॉन करंट एसेट की डिटेल्स दो जगह मेंटेन हो रही होती है, दो जगह मेंटेन हो रही होती है, दो जगह मेंटेन हो रही होती है। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 मेरी तरफ देखें, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, नंबर 2 एडमिन डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट और नंबर 2 एडमिन डिपार्टमेंट, सही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट टी अकाउंट्स की फॉर्म में करता है, और एडमिन डिपार्टमेंट करता है एनसीए रजिस्टर की फॉर्म में। लेकिन हाँ, दोनों के पास एसेट तो सेम ही है ना, एक ही एसेट को दो जगह रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, तो दोनों के अंदर वैल्यूएशन सेम होनी चाहिए। हाँ, यानी देखो पढ़ो, डिटेल्स ऑफ डिटेल्स ऑफ एनसीए रजिस्टर with admin department must match with T accounts balance of finance department। देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जो टी अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस, और एडमिन डिपार्टमेंट के पास जो एनसीए रजिस्टर है उनके बैलेंसेस सेम आने चाहिए, यानी पीरियड के एंड पे दोनों की वैल्यूएशन सेम होनी चाहिए। पीरियड के एंड पर दोनों की वैल्यूएशन सेम होनी चाहिए, पीरियड के एंड पर दोनों की वैल्यूएशन सेम होनी चाहिए, पीरियड के एंड पर दोनों की वैल्यूएशन सेम होनी चाहिए। ओके, पक्का ऐसा ही है, देख लो एक नजर। फिर हमारी मुलाकात होती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।